बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईस्ट वेस्ट न्यूज़ की तरफ से और शेल्टर इंटरनेशनल की तरफ से इशराक हाशमी आपको खुशामदीद कहता है। आज हम जनाब सदीकी साहब से मिलने आए हैं। जनाब का पूरा नाम कैसर सदीकी है। कुछ इंट्रोडक्शन ये खुद भी आपको करवाएंगे। इंसानी हकूक़ के हवाले से जहाँ हमने एक ऐसे कारवां का की इब्तिदा की है जिसके लिए बहुत सारे दोस्त हमारे इंतज़ार में बैठे हैं कि वो इस सेक्टर पर काम करना चाहते हैं, मगर उनको कोई वे नहीं मिल रहा कि इंसानी हकूक़ के ऊपर काम किस तरह किया जाए। और ख़ास करके ऐसे मुल्क में जिसका तल्लक इस्लाम से है कि वो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ, वहाँ जब बेसिक इंसानी हकूक़ जो हैं उनको पामाल किया जाता है तो उसके हवाले से बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। और वो लोग जो इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं वो जब हमारे इख्तलाफात को देखते हैं तो वो इस्लाम के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम इस्लाम ऐसे में जाके क्या करें जिसमें एक्सट्रीमिज़म है, जिसमें सोशियोलॉजी नहीं है, जिसमें बेसिक ह्यूमन राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं किया गया। और दूसरी ख़ास बात कि जब हमारा बेसिक फ़लसफ़ा जो है वो ये है कि एक टीचर को और एक जो ट्रेनर है उसकी क्या अहमियत होनी चाहिए वो हमारे मुल्क में नहीं दी जाती। तो जनाब सदीकी साहब आप अगर अपना तारुफ करवाते हैं खुद ही तो हमारे लिए बड़ी खुशी हुई कि हमारे जी नाज़रीन के जी, लिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी आपके आने का और वक्त मुझे मदऊ करने का इस चीज़ के हवाले से। मेरा नाम कैसर सदीकी है जी, और इंस्पायर पाकिस्तान के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, उसको हम रन कर रहे हैं। और बेसिक जो हमारा आइडिया है इंस्पायर पाकिस्तान के अंदर वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर ही है। और उसके साथ साथ ये है कि एजुकेशन हम एज अ मिशन लेके चल रहे हैं साथ साथ। तो फ़िलहाल तो हम यूएनएचसीआर के इदारे के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स है वो कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के साथ भी कुछ काम किए, और उसके अलावा ये है कि नेशनल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके साथ भी। तो बेसिक आइडिया हमारा जो है वो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन का ही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को ज़्यादा उजागर करें कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, जो कि हमारा असल मिशन भी है। क्योंकि इक्वालिटी एक ऐसी चीज़ है कि जो हर रंग, नस्ल, ज़ात, नेशनलिटी, कौमियत, इन सारे चीज़ों को जो है तो उससे बालतर होके आप किसी के इंसानी हकूक़ के लिए कोशिश करें, तो ये एक्चुअल हमारा जो मिशन है वो है। और मैं इससे पहले यूएन से भी मुंसलिक रहा, कुछ अर्सा उनके साथ काम करता रहा, और अभी जो है तो यहाँ पे। इसके अलावा ये है कि पिछले दिनों ज़ैबिस्ट में और उसके अलावा जो इस्लामाबाद की कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का लेक्चरर भी हूँ, और ट्रेनिंग में भी डेफिनेटली जहाँ मुझे विजिटिंग प्रोफेसर। एज ए विजिटिंग फैकल्टी जहाँ हफ्ते में 1 या 2 दिन का लेक्चर होता है। और साथ में ये है कि जहाँ पे ट्रेनिंग, तो मेरा अपना चूँकि शौक एजुकेशन से, टीचिंग से, एज एन एजुकेशनिस्ट मैं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा मुझे मतलब वो चीज़ इंस्पायर करती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे भी ट्रेनिंग हो उस चीज़ का भी कोशिश करते हैं कि साथ साथ करते रहें। और ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान पुलिस की कुछ ट्रेनिंग्स की, एफआईए के साथ कुछ अर्सा इन्वॉल्व रहा। उसके अलावा जो लीगल फ्रेटर्निटी है, वकला हजरात है, स्टूडेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू हमारे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते रहे इन द पास्ट भी, और अभी भी कोशिश है। तो मोरलेस यही एक खिदमत के जज्बे के साथ जो है तो हम इंस्पायर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे भी, और मैं अपनी ज़ाती हैसियत में भी यही कोशिश करता हूँ कि जिस हद तक मुमकिन हो सके, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारा मुल्क जिस चीज़ का शिकार है वो ये है कि वॉर ऑन टेरर हम लड़ रहे हैं। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारा सरमाया भी लग रहा है, वक्त भी लग रहा है, और वो इमिनेंट डेंजर भी है, और वो एक सिक्योरिटी की सबसे बड़ी एक वक्त की ज़रूरत भी है कि सबसे पहले हम अपने आप को सिक्योर करें। लेकिन हम साथ साथ ये भी कह रहे हैं और कोशिश भी इसकी कर रहे हैं कि वो चीज़, उसकी तो अपनी अथॉरिटीज़ हैं, हमारी मिलिट्री है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनका अपना काम है, हुकूमत है, स्टेट है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो सब लोग उसी चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइम फ्रेम में हमें ये है कि हम जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनसे लोग ना रह जाएं। तो उसके लिए जो कोशिश है वो हम अपने तई जितनी हमारी हकीर सी एक जसारत हो सकती है वो हम साथ साथ करें। अच्छा सर, ये है कि आपके पास चूँकि अच्छी क्वालिफिकेशन है और माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है आपका। आप अगर किसी एनजीओ के किसी प्रोजेक्ट में या फिर किसी यूएन में या कहीं गवर्नमेंट में जा सकते थे, आपने इसी मुल्क में रहकर और फिर एक एनजीओ बनाकर काम करना बेहतर समझा, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये वैसे आपने माशाल्लाह एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया, क्योंकि ये सवाल मुझसे काफ़ी जगहों पे हो चुका है इससे पहले भी। तो मौके भी आए, ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैं अगर चाहता तो मैं इस वक्त किसी भी यूएन के इंटरनेशनल मिशन पे भी किसी और कंट्री में इस वक्त मैं एज एन एक्सपैट्रिएट स्टाफ में बड़े आराम से काम कर सकता था। लेकिन शुरू से कुछ ऐसा मेरे साथ सिलसिला रहा कि दोनों फ्रंट्स पे मैं अगर बात करूँ, डोमेस्टिक फ्रंट पे भी और प्रोफेशनल फ्रंट पे भी। डोमेस्टिक फ्रंट पे तो यही रहा कि मैं चूँकि अपने वालिदैन का इकलौता हूँ, मतलब मेरी कोई बहन या भाई नहीं
तो मेरी उन लोगों के साथ, अपने वालिदैन के साथ इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग रही, दोस्ताना रहा शुरू से, कि हम एक दूसरे के बगैर तसव्वुर नहीं कर सके कभी भी। एग्जैक्टली। और फिर अपनी शादी के बाद और फिर बच्चों के हो जाने के बाद वो बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा थोड़ी सी हो गई। और प्रोफेशनल फ्रंट पे जब ये मौके आ रहे थे, और ऐसा भी नहीं, मेरे वालिदैन ने हमेशा मुझे कोशिश की कि आप तुम निकलो अगर इस हवाले से तुम निकलना चाहते हो। बल्कि अभी भी मेरी वालदा तो शायद खफा ही है मुझसे कि यार तुमने अभी तक तुम इधर ही बैठे हो। लेकिन मेरा जी प्रोफेशनल लाइंस पे जब मैंने देखा और चीज़ों को मैंने देखा, तो मुझे सिर्फ दो गहरी चीज़ें नजर आई। नंबर वन तो ये कि जनाब, मुझे अगर ऐसा फील हो रहा है कि मेरे घर में आग लगी हुई है, तो मैं उससे बच के अगर भाग भी जाता हूँ तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन शायद घर जल जाएगा। तो उस टाइम पे मुझे ये चाहिए कि मैं उस घर की आग को बुझाने की कोशिश करूँ, रादर देन दैट कि मैं दूर बैठ के उसके कसीदे पढ़ता रहूँ कि जनाब ऐसा हो गया और वैसा हो गया, और मेरी कंट्रीब्यूशन उसमें क्या थी, कुछ भी नहीं थी। तो ये तो मेरी अपनी एक पर्सनल सोच है। सेकेंडली, मुझे ये लगा कि अपने मुल्क में रह के अपने लोगों की खिदमत करने का जो मज़ा है, वो जो सेटिस्फेक्शन मुझे इस चीज़ से, इस काम से मिलती है, वो शायद मुझे कहीं और पे नहीं मिलेगी। तो आपने बड़ी एक वो मेरी दुखती रग भी छेड़ दिया एक हिसाब से। वाकई थे, हैं भी, अभी भी। लेकिन मैं पर्सनली मैंने यहीं पे और इस एनजीओ के क़याम से हमने कोशिश अपनी यही की कि यार अपनी जितनी भी हमारी छोटी मोटी जो एक खिदमत हो सकती है वो अपने लोगों के लिए करें। इससे होगा ये कि आने वाले वक्त में हम और कुछ कर सके या ना कर सके, कम से कम एक वो तसल्ली, एक वो सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो यहाँ पे रह के ज़्यादा है कि अपने लोग, क्योंकि या तो ये होता है कि हमारे हालात बहुत बेहतर होते और हमारा वो वाला एक एलिमेंट हो, क्योंकि हम इस फील्ड से चूँकि ताल्लुक़ रखते हैं डेवलपमेंट के हवाले से या ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो हमारा ज़्यादा फोकस जो है, मैं समझता हूँ, यानी कि हमारी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो शायद हमारे अपने मुल्क को है। अच्छा सर, ये बताएं कि चूँकि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं, अब जो आम इंसान को नहीं पता कि वो क्या है, इस तरह से आइन की शिक नंबर 79 है जिसमें ये लिखा हुआ है कि प्रोविजन ऑफ बेसिक 7 एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। इस सेंस में जो कि आम इंसान को पता ही नहीं है कि मेरे राइट्स जो हैं वो क्या हैं और मुझे उन राइट्स के लिए क्या करना चाहिए। फर्ज किया आप किसी लड़के से आप पूछते हैं जो जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है या जिसकी कोई जॉब नहीं है, हालांकि पढ़ा लिखा होगा, उससे वो बात करेंगे, वो कहेगा जी वो जनाब हमें कौन पूछता है। वो ये जब ये बात करता है कि हमें कौन पूछता है और हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, वो एक लिहाज से यानी कि सेंस ऑफ डेप्रिवेशन में है कि यार यानी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ सोच रहे हैं, या ऐसे लोग जो स्ट्रीट में मौजूद हैं, बड़े काबिल लोग हैं, छोटी बस्तियों में हैं, या फिर ये कि ऐसी जगह पर हैं जिनको कुछ सुनवाई नहीं है, उनके हवाले से कुछ कर रहे हैं आप बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए? अब बेसिकली तो जी हमारी अपनी तरफ से तो एक कोशिश ये भी है कि और हम लोग जो है हम यूथ एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अगर आप पॉपुलेशन को देखें तो उसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो यूथ की है। तो यूथ एम्पावरमेंट के बगैर मुझे नहीं लगता हम आगे जा सकते। उसकी एक रीज़न ये है कि कुछ हमारी यूथ अगर आप देखें मौके ना होने की वजह से और इन्हीं रीजंस की वजह से सेंस ऑफ डिप्रीविएशन भी है, जो कि फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में भी कन्वर्ट होता है और वो एग्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो वो किसी गलत रास्ते को भी इख्तियार कर सकते हैं। हम एक कोशिश ये भी कर रहे हैं, हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हमने अभी आने वाले वक्त में 2016 में हमारी कोशिश है कि हम उसको कोई अमली जामा पहना सकें, कि हम जो हमारी यूथ है और मैं मेन स्ट्रीम मेट्रोपॉलिटन यूथ की इसलिए बात नहीं करता जो प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है और प्राइवेट ग्रूमिंग अफोर्ड कर सकता है, वो तो अपनी जगह पे अपने आप को पूरा कर रहा है। लेकिन जो मासेस हमारे जो यूथ ऐसा नहीं कर पा रहे, उनके लिए हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करें जिसमें स्किल ट्रेनिंग और उसमें जो बेसिक उनकी इवन जॉब हासिल करना और जॉब हासिल करने के बाद जॉब में एग्जिस्ट, सर्वाइव और तरक्की करना, उसके लिए जिस किस्म की ग्रूमिंग की ज़रूरत है उसकी हम एक कोशिश लेके चल रहे हैं, जिसमें इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट होना है, आपने अपनी सीवी आपको कैसी बनानी चाहिए, एग्जैक्टली, और आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से करें ताकि रिक्रूटर जो है वो मजबूर हो जाए आपको आगे लेके आने को। और इसके अलावा जिसका जो एरिया है उन एरिया में रहते हुए उसको कौन से सोर्सेज को पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ों को हासिल करना चाहिए ताकि उसमें वो स्किल्स जो है, देखिए निसाब पढ़ना अपनी जगह पे उसकी अहमियत है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब आप जाते हैं तो निसाब से हट के भी आपको कुछ चीज़ों की तरफ रुजू करना पड़ता है उस तरक्की को हासिल करने के लिए। तो उन चीज़ों की तरफ हम एक कोशिश हमारी है आने वाले वक्त में। और उसके अलावा एक अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन हम चलाते हैं जिसका टारगेट जो है वो यूथ भी होते हैं और अदरवाइज भी लोग होते हैं। तो जो हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमें लगता है अवेयरनेस की ज़रूरत है, जैसे अगर आपने बड़ी अच्छी बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से
अगर आप इंटरनेशनल लॉ मेकिंग को भी देखें तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो 30 बेसिक इंसानी हकूक को उजागर करता है कि जनाब ये 30 आपके राइट्स हैं। और अगर हम उनकी भी अवेयरनेस करना शुरू कर दें जो कि बड़ी आम और बुनियादी सी बातें हैं, तो लोगों को ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि जनाब ये चीज़ें हमें स्टेट को ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम वी हैव दीज राइट्स एज द सिटीजन ऑफ द कंट्री। और फिर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आइन को भी देखें तो जनाब इसमें पार्ट 2 है ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल पॉलिसी, और उसका चैप्टर 1 है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। उसमें आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक जो ये 20-21 आर्टिकल्स हैं ये खासम खास ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल्स हैं। और इसको अगर आप इसका मुताला करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी खूबसूरत लिबर्टीज और फ्रीडम्स हुकूमत पाकिस्तान इंश्योर करती है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी 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 आंख ही उस तरफ नहीं, हमें पता ही नहीं कि ये हमारे राइट्स हैं या नहीं। तो पहले तो इस अवेयरनेस को लाना होगा कि ये बच्चे हमारी यूथ वो इन राइट्स को समझे और फिर इन राइट्स को सामने रखते हुए वो अपनी बात करें। तो हम वो जो एक नीड्स बेस्ड अप्रोच है जो ज़रूरियात की एक अप्रोच है उससे हट के हम हकूक वाली या राइट्स बेस्ड अप्रोच की तरफ जा सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ है कि जब हम कोई NGO रजिस्टर बनाते हैं वहाँ फॉर्म होते हैं, उसमें लिखा होता है कि आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपका सियासत से कोई तलब नहीं होगा। ये बात मैं कहता हूँ काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि सियासत का जो बुनियादी मकसद है वो भी ह्यूमन राइट्स है, तो वो जनाब बेसिक ह्यूमन राइट्स। अब सोशल वर्कर जो है वो बेसिकली कोई ह्यूमन राइट्स वर्कर है, और हमारे यहाँ परसेप्शन को इस तरह की डेवलप हुई है कि जो लोग इंसानी हकूक़ की बात करते हैं वो एंटी इस्लाम है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि जब आप एक सोशल वर्कर को यानी इस तरफ इस दायरे से निकाल रहे हैं जो मेन स्ट्रीम है वो सियासत है आपकी, उससे आप निकाल रहे हैं, आप उसको खुद यानी छोटी सी एरिया में मत कर रहे हैं, और खुद आप ये आपका हाल है कि आप खुद NGOs बना के बैठ जाते हैं। और जब कोई फंडिंग की कोई इस तरह का सेटअप आता है तो जो सियासी वर्कर हैं सियासी लोग हैं हमारे वो फंडिंग के ऊपर भी आ जाते हैं। आप क्या समझते हैं? क्या बिल्कुल देखें जी, इसमें मैं तो समझूंगा कि ये NGOs का गैर सियासी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी नज़र में तो ये 100% ठीक है कि अगर आप NGO को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप गैर सियासी हैं, अगर आप नहीं हैं तो फिर आप NGO रजिस्टर ना कराएं। आई थिंक आई एम फॉर दिस पॉलिसी। उसकी रीजंस क्या हैं? नंबर 1 रीज़न तो ये है, देखें कि इस चीज़ का भी एहतमाल हो सकता है कि अगर आप कोई सियासी पोजीशन एंजॉय करते हैं तो जैसे आपने बिल्कुल वजह फरमाया, आप एक NGO रजिस्टर कर लेते हैं और फिर वो पैसा अगर आपके पास आता है आप वहाँ पे उसको राउट कर रहे हैं या अपनी सियासत के बेनिफिट या उस फंड को आप उससे ऐसे प्रोजेक्ट्स शायद बनाएं जो आपकी सियासत को फ़ायदा दे रहे होंगे, पॉलिटिकल करियर को। या इसका एक दूसरा रुख है वो ये भी हो सकता है कि अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक ऐसी पोजीशन एंजॉय करते हैं कि जो पार्टी फंड्स हैं वो आपकी दस्तरस में हैं, तो आप उनको संभव अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी राउट कर सकते हैं। तो एक तो वो एलिमेंट है। तीसरी चीज़ जो कि अगर आप यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी देखें जो डेवलप्ड नेशंस हैं, और अगर हमारे पाकिस्तान के डायनामिक्स को भी देखें तो मेरा ख्याल है वो यही इसी तरफ इशारा देती है कि NGOs का एक काम होता है सियासी अवामिल पे प्रेशर डालना कि जनाब ये बुनियादी इंसानी हकूक़ है, ये इस इलाके के लोगों को फॉर एग्जांपल नहीं मिले हुए, तो इसके लिए आप कुछ करें। अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं खुद हूँ और मैं अगर पार्लियामेंट में भी बैठा हुआ हूँ या मैं एक सियासी फिगर भी हूँ और मैं ये काम भी कर रहा हूँ, तो मैं किस हद तक अपने जो पॉलिटिकल कॉलीग्स हैं उनके ऊपर वो प्रेशर किस हद तक डाल सकूँगा, उसमें मेरा ज़ाती मफाद आएगा नहीं आएगा, ये इंतहाई डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ चूँकि NGO जो है वो एक अलमबरदार है आपकी सिविल सोसाइटी की, जो आपकी सिविल सोसाइटी है उसी को हम NGO बोलते हैं। तो ये लोग मुकम्मल टोटली नॉन पॉलिटिकल लोग होने चाहिए ताकि वो जब प्रेशर की जरूरत पड़े आप वो प्रेशर भी डाल सकें, ताकि वो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं हो रही ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में वो भी हो सकें। और दूसरा ये कि आप बजाते खुद अपनी ज़ाती हैसियत में अगर एक सिविल सोसाइटी के मेंबर है और ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म में आप इन्वॉल्व हैं और आप अपने लोगों के लिए खिदमत कर रहे हैं, तो आपके ज़ाती पॉलिटिकल एम्स नहीं होने चाहिए क्योंकि उनका तसादम कभी भी आ सकता है। तो आई थिंक आई विल से कि मैं सराहता हूँ ऐसी चीज़ को, ऐसा होना चाहिए। अच्छा सर, दूसरी ये है कि NGOs जो हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि 2 ऑफ सेम ट्रेड सेल्डम एग्री, लेकिन ऐसा देखें ना, ये वो तो चलो हो गया बिजनेस, लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स वर्कर्स हैं या फिर ये जो NGOs वाले लोग हैं, ये देखें सिविल सोसाइटी की, जिस आपने भी फरमाया उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग। चलो ठीक है जी, जिसे कहते हैं एंटी इस्लामिज्म नहीं है या किसी एंटी स्टेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कि ह्यूमन राइट्स वर्कर तो हैं वो लोग, उनको पहली बात ये कि उनको तो जराइम मिलने चाहिए।
और दूसरी बात यह कि ये लोग इकट्ठे होकर कोई फोरम नहीं बनाते, इस वजह से ये भी कोई वैल्यू हो। इनका तल्लक एक सोशल वर्कर का तल्लक या एक NGO वर्कर का तल्लक सिर्फ इस बात से है कि मुझे फंड मिलना चाहिए, वो उसकी वजह क्या है? जो आवाम का जो नुमाइंदा क्यों नहीं बन रहा है सोशल वर्कर जो है? आई थिंक उसकी रीज़न ये है कि एक तरफ तो ये प्रेशर भी होता है कि जिस वक्त आप किसी डोनर से कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, फंडिंग आपके पास आती है, तो ऑब्वियसली उसके कुछ प्रेशर्स भी आपके पास आते हैं और फिर एक टाइम पे आपको फील होता है कि आप उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इतने ज़्यादा फंस जाते हैं और उन्हीं चीज़ों को सीधा करने में आपका टाइम लग रहा होता है। तो एक मैं इस आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि ये हमारी पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का एक अलमिया है, ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है मेरी नज़र में कि हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं कर पा रहे, हम टुकड़ों में बट के काम कर रहे हैं। हमने वो बचपन से एक वो कहानी सुनी थी कि जनाब वो तिनका अकेला पकड़ के तोड़ लो टूट जाता है, अगर आप 10-15 मिला के उसको तोड़ेंगे वो कभी नहीं टूटेगा। और आई थिंक किसी भी इशू पे मुख्तलिफ अगर NGOs हैं वो अगर मुनज़्ज़म होकर मिल के काम करें तो वो ज़्यादा अच्छी खूबसूरती उस काम में आएगी, क्योंकि दो ऑर्गेनाइजेशंस के पास अगर दो स्ट्रेंथ्स नहीं है, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास है, वो तीनों मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली काम ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। वजह क्या है इसकी? वंस अगेन हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी ना किसी डोनर के साथ डोनर ड्रिवन प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। अब वो डोनर ड्रिवन प्रोजेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट रिपोर्टिंग की और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स उसके ऊपर आ जाती है कि वो उसी के साथ जुड़ जाता है, तो अपनी जो उसकी आइडेंटिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो उस चीज़ के ऊपर अगर आप फोकस करें, और उसमें मज़े की बात, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल इंस्पायर पाकिस्तान है, हम लोग डोनर्स के साथ काम करते हैं, डोनर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में ही हमारा पूरा साल पूरा हो जाता है। तो इंस्पायर पाकिस्तान का जो अपना एम विजन है उसको चलाने के लिए वी नीड रिसोर्सेज, वी नीड टाइम एंड एफर्ट एंड पीपल, वो सारी चीज़ें, ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा। तो अगर हम लाइक माइंडेड लोग मिलकर काम करना शुरू कर दें तो इसी तरह की रिक्वायरमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस की भी होती हैं, वो सारे मिलकर काम करना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली डोनर्स प्रोजेक्ट से हट के जो काम उन्होंने सोचे हुए होते हैं वो उनके ऊपर फोकस ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसके लिए आपको एक वो बेलोस खिदमत का जज्बा जो है सबसे पहले वो एक इंसान के दिल में हो, और इस किस्म के लोग जब आपको मिलते हैं तो फिर देयर इज नथिंग दैट यू कांट डू। आप देखें कि 80s से अर्ली 80s से NGOs जो है वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। ज़लज़ला भी आया अक्टूबर वाला, उसके अलावा फ्लड्स भी हमने देखे और बेतहाशा पैसा भी सर्कुलेट हुआ पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आज आप उन्हीं इलाकों को दोबारा विजिट कर ले, आपको कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नजर नहीं आती। उसकी रीज़न यही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ने छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर काम ज़रूर किया है, लेकिन उसको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के जरिए नहीं किया। अगर वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बन जाती और आने वाले वक्त में अगर अल्लाह करे कि बन जाए तो ऑब्वियसली फिर चेंज ज़्यादा विजिबल होगा। अच्छा सर, ये आपने बात की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की, तो इंशाल्लाह हमारा में तो बल्कि 2 दिन फंक्शंस में मैं बल्कि ऐलान भी किया था, पॉजिटिव थिंकिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये भी मैं उसके इसके टॉप पर लिखा हुआ है। हमने प्रोग्राम बनाया शेल्टर एसोसिएशन ने, शेल्टर अखबार भी आपके सामने है जी, बिल्कुल। हमने प्रोग्राम ये बनाया कि रोल ऑफ NGOs इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ये एक बुक छाई गई है जिसमें हम NGOs को काफ़ी हद तक इकट्ठा कर पाएंगे। और दूसरी बात ये हम एक बॉडी बने, हम इकट्ठे हों, हम मिल बैठें। जब हम मिल बैठेंगे तो आधे मसाइल हमारे मिल बैठने से ही हल हो जाएंगे, उसके बाद आधे हल हो जाएंगे, फिर आगे जो आधे रह जाएंगे उनको हम इकट्ठे होकर किसी प्लान की सूरत में कर सकते हैं। अब हमारी एक खराबंश भी है कि अराउंड 50,000 NGO जो है वो रजिस्टर्ड है, हमारे बहन भाई जो रजिस्टर करी हुई हैं, लेकिन उनमें से जो काम करने वाले लोग हैं वो बेच 300 या 400 है। ये अलमिया क्यों है? हाँ जी, इसमें तो जी मैं चूँकि मैं खुद इसी फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है और तकरीबन 2000-2001 से मैं इन्वॉल्व हूँ डेवलपमेंट के अंदर, तो तकरीबन अब तो पीछे देखा जाए तो 15-16 साल हो गए हैं। ये सारी चीज़ें नज़र आती रही और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर ज़लज़ले में जो पैसा आया था और फ्लड्स में जो था और अदरवाइज जो डोनेशन चलती है पीसफुल टाइम्स में भी, जिस वक्त कोई कैलामिटी या कोई प्रॉब्लम नहीं भी होता, तो इट इज़ ह्यूज मनी वी आर टॉकिंग अबाउट। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा एक सिस्टम ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, प्रोजेक्ट लगाते हैं, जब तक उसका पैसा उनको मिल रहा होता है दे वर्क ऑन दैट, लेकिन जो ही वो फंडिंग स्टॉप होती है तो फिर उस काम को कैरी ऑन नहीं किया जाता। मैं मानता हूँ कि जब फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन स्टिल कुछ सस्टेनेबिलिटी के ऐसे पैरामीटर्स अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर डाले जा सकते हैं कि फंडिंग कोलैप्स होने के बाद भी वो कम्युनिटी जो है वो अपने पाँव पे खड़ी होकर खुद वो करे। अभी फॉर एग्जाम्पल सेंस ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए। एग्जैक्टली, फ्लड के अंदर जिस वक्त एड दी गई और सारा कुछ दिया गया, तो एड देना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर ज़रूरी हो जाता है,
लेकिन उस एड को प्रोलॉन्ग इसलिए नहीं किया जा सकता कि आप चाहते हैं कि वो कम्युनिटी अपने पाँव पे खड़ी हो। तो हम एड तो देते हैं, रिलीफ का काम भी करते हैं, लेकिन उनको उनके पाँव पे खड़ा करने वाला जब दौर आता है, जब डेवलपमेंटल टाइम आता है, उस वक्त एनजीओ पीछे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि वो लोग नेक्स्ट टाइम अगर कोई मसला है तो वो खुद अपनी मदद आपके तहत भी कुछ कर सके। ये अवेयरनेस देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि एनजीओ एक ऐसा, या अगर 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 ह्यूमन राइट्स की फील्ड को देखें या सिविल सोसाइटी के हवाले से हम बात करें, तो ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें पैशन के बगैर, जज्बे के बगैर आप काम नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आप एक ऐसी डॉर्मेंट एनजीओ बन जाते हैं जो बस जितने फंड्स आए उतना काम किया और फिर अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। आप वाकई तौर पे जिन जिन 200-300 का हवाला आपने दिया, ये वही लोग हैं जिनके पीछे ऐसी टीम्स होंगी जो किसी जज्बे के तहत काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आज तक वो लोग जिंदा हैं। और अदरवाइज जो है तो ज़्यादा तादाद ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की है शायद कि जो थोड़ी गवर्नमेंट है या थोड़ी स्लगिश है अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से। अच्छा, मुझे एक स्टडी करने का इत्तेफाक हुआ अमेरिका में। वहाँ पर एडीपी के नाम से कुछ लोगों ने, कुछ ख्वातीन ने मिलकर एक एनजीओ बनाई हुई है, और वो पाकिस्तानी एनजीओज़ को छोटे मोटे प्रोजेक्ट दे रहे हैं। और मुझे उससे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको यानी क्या बताऊँ। इसी तरह से आप देखें, बीते दिनों FAO का एक सेमिनार हुआ, उसमें ये बात रेलवे उस तौर पर मैं कहता हूँ यानी उसको डिस्कस किया गया कि जो हमारे फॉरेन लिविंग जो हमारे लोग हैं, उनका जो पैसा वो इतना ज़्यादा आता है कि हमारी GDP का 60% यानी उन लोगों का यानी कंट्रीब्यूशन है। 60% वो लोग पैसा भेज रहे हैं। अब देखना ये है कि ये जो पैसा बाहर से आ रहा है, इस पैसे को यानी प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, या फिर ये कि एनजीओ को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, या ऐसा कहाँ पर ऐसा इतना यानी बड़ा फैलाव है कि जिस वजह से ये कहीं काउंट नहीं हो रहा, ये कहीं या फिर काम नहीं हो रहा। देखें फर्स्ट अगर हम एक चीज़ को ले रहे हैं, प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर हम एक चीज़ के ऊपर कंसर्टेड एफर्ट करें कि इस साल हमने प्रोविजन ऑफ बेसिक जो मतलब आपको वाटर है इसको करना है, तो आपका क्या हाल है, एक सेक्टर को पकड़ करेगा। अगर हुकूमत इनसे काम करवाए ना, हुकूमत सिर्फ तनकीद ना करे बल्कि वो काम ले, तो क्या हाल आपको इसमें कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि शायद आने वाले वक्त में होगा भी इसी तरह। लेकिन लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करना, एक फोरम बनाना, लेकिन अगर उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं तो अल्टीमेटली उसके अंदर भी काम का वो इम्पैक्ट जो है वो नज़र नहीं आ सकता। तो सेक्टर बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस इशू के ऊपर काम करना चाह रहे हैं उसी के ऊपर फिर फोकस हो, उसी के जो करने वाले लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाए ताकि सबकी प्रायोरिटीज़ उसी सेक्टर की तरफ हों, तो ऑब्वियसली उसके अंदर खूबसूरती ज़्यादा नज़र आ सकती है। और क्योंकि देखिए इश्यूज हमारे इतने ज़्यादा हैं, इतने मैनीफोल्ड हैं कि जिसके अंदर काम करने के हवाले से इंसान जब देखता है तो उसको घबराहट होती है कि मैं किस तरफ जाऊँ, कहाँ से शुरू करूँ। क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी से लेके या जो 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 फूड की प्राइसेस जिस तरह ऊपर जा रही है, मतलब खुर्दोनोश आपके हाथ से निकलता जा रहा है कमोडिटीज। एग्जैक्टली। और अभी हम थोड़ी देर पहले भी जो बात कर रहे थे कि आने वाले वक्त में तो मुझे डर ये लग रहा है कि हम पानी की जो बढ़ती हुई किल्लत है उसके ऊपर जो है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाएगी। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इस वक्त तो हम पानी को ज़ाया करते हैं, हमें नहीं सेंस होता, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम लोग या कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी को मिल के इस चीज़ की अवेयरनेस करना शुरू करें कि जनाब पानी को बचाया कैसे जा सकता है, तो शायद जो स्कार्सिटी खुदा ना करे वो 2020 या 25 में आनी है वो 45 या 50 में आ जाए। बिल्कुल सही है। और तब तक और लोग अवेयर होने लगे तो फिर ये चीज़ के बाद दीगर इस तरह आगे चल सकती है। तो मेरा ख्याल है कि सेक्टर बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है वो तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सर, देखें कि एनजीओज़ के में यानी ह्यूमन राइट्स वर्कर्स खासकर, और ये जो हमारे मदरसे हैं, क्या मदरसे बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी एनजीओ है जी, वो लोग भी हम फंड रेजिंग ही कर रहे हैं, ठीक है, इस्लाम के नाम पर करते हैं। लेकिन देखें अगर देखा जाए तो वो भी ह्यूमन सर्विसेज का बहुत बड़ा सेटअप है, हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद में ये लोग चले गए हैं। मगर अफसोस की बात है कि उनके बारे में यानी एनजीओ की जो अप्रोच है वो उनके बारे में नेगेटिव है, और उनकी जो अप्रोच है हम एनजीओ वालों के सबके बारे में या आप एनजीओ वालों के इंसानी हकूक़ के जो वर्क उनके खिलाफ नेगेटिव है। इस गैप को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए जी, इसमें दो बातें मैं अर्ज करूंगा। पहली चीज़ तो ये कि ये गैप नो डाउट है। इस वक्त इवन यूथ एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, इस वक्त एक हमारा यूथ वो है जो मदरसे में ग्रेजुएट होकर निकल रहा है या पढ़ाई करके निकल रहा है, एक यूथ वो है जो सरकारी सिस्टम ऑफ स्कूलिंग से निकल रहा है, एक यूथ वो है कि जो प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है वो वहाँ से निकल रहा है। ये तीनों यूथ एक दूसरे के साथ नहीं बैठना चाहते, और इसी वजह से आज हमारा मुल्क जो है वो इस किस्म के छोटे छोटे जो डिस्पैरिटीज़ के अंदर जिस चीज़ का हम शिकार हैं कि हम एक नेशन नहीं बन पा रहे, किसी ने कौन सा रंग इख्तियार कर लिया, किसी ने कौन सा रंग इख्तियार कर लिया। जहाँ तक मदरसों के उसका ताल्लुक है तो ऑब्वियसली देखें जिस तरह एनजीओज़ को
स्टेट रेगुलेट कर रही है, जी रजिस्ट्रेशन से लेके लाइसेंस देने से लेके इदारे को खोलना या बंद करने से लेके वो सारी चीज़ें हुकूमत की नज़र में होती हैं और वो उसकी ब्लेसिंग के साथ ही चल सकता सही है। है सही है। इसी तरह जो मदरसे हैं वो भी हुकूमत की नज़र में है और उनके हिसाब से। तो मुझे कोई भी एरिया नज़र नहीं आता इस फ़र्क का, इस गैप का, इस कंट्रास्ट का। जी काम दोनों वही कर रहे हैं। जी मैं समझता हूँ कि अगर ह्यूमन राइट्स की बात की जाए तो हमारे अपने मज़हब ने जितना बड़ा दर्ज ह्यूमन राइट्स का दिया हुआ है जी वो किसी भी मज़हब में आपको उसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती। हालांकि आप मॉरल कोड अगर पढ़ लें किसी भी रिलीजन का जी तो हर रिलीजन पीस की बात करता है, जी लेकिन इस्लाम जिस ग्राफिक डिटेल के साथ इंसानी हकूक़ को उजागर करता है, या हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन इंसान अब्द को कहते हैं, उसकी जमा जो है वो इबाद है जी और हक की जमा हकूक है। तो इस्लाम ह्यूमन राइट्स को हकूकुल इबाद के नाम से जानता है और हकूकुल इबाद एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिस पे पूरा कुरान शरीफ भरा पड़ा है। अगर हम पूरा कुरान शरीफ न भी देखें तो मेरा ख्याल है आले इमरान और निसा और बकरा और इस तरह की कुछ और आयात हैं, सूरतें हैं जिनके अंदर मुकम्मल का मुकम्मल आपको ह्यूमन राइट्स का दर्स मिलता है। और फिर एग्जैक्टली और फिर हम जो कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हम तो एक इंसान को बस उसके राइट्स की बात करते हैं। इस्लाम तो उससे भी आगे चला जाता है, वो रिश्तों के अंदर भी जो डिनोमिनेशन है उसके अंदर भी हकूक़ की बात करता है, यानी हमसायों के हकूक़, वालिदैन के हकूक़, माँ बाप के बच्चों की तरफ, बच्चों के माँ बाप की तरफ, और ये सारी चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज़ है जिस पे NGOs और मदरसे जो है वो आपस में मिल के मेहनत नहीं कर सकते। द रूम इज़ ऑलवेज ओपन और मेरा ख्याल ये काम किया उसके लिए सच ये है कि हमें यानी मिलकर बैठना होगा और डेफिनेटली बैठने से सब कुछ होगा। इसीलिए किसी ऐसे एक सोशल वर्कर उठेगा वो इनको जोड़ देगा, बस में कोई ये नहीं इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ ये कि मिल बैठने की बातें सारी। अब सर दूसरी बात आपसे ये करनी है कि एक सोशल वर्कर जो है जो NGO बना के बैठा हुआ है, मगर वो बेचारा देख रहा है कि मुख्तलिफ NGO जो हैं वो बड़े बड़ा फंड ले गई हैं और वो कई दफ़ा ये कहता भी है वो जो उनका तल्लक था तो उन्होंने ले लिया, हमारा इतना तल्लक ही नहीं है। और दूसरा जो खास वजह होती है वो ये प्रपोजल राइटिंग, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर बहुत सारे लोग जो हैं वो यानी नहीं कर सके, NGOs उनकी जो है ख़त्म हो गई, अगर हैं तो सिर्फ वो यानी उनसे कहते हैं एक पेपर है उनके पास रजिस्ट्रेशन का, बाकी कुछ भी नहीं वो कर सके। इस बारे में इंस्पायर पाकिस्तान जो है वो सोशल वर्कर्स को क्या मैसेज देती है? इस बारे में जी जहाँ तक मैसेज का ताल्लुक है, ताल्लुक पे प्रोजेक्ट मिला तो नहीं करते हैं, लेकिन उसमें कुछ आसानियाँ ज़रूर पैदा हो सकती हैं। वो चले एक बात मैं मान भी लेता हूँ, क्योंकि देखिए जिसने प्रोजेक्ट आपके हवाले करना होता है उसने रिपोर्टिंग भी लेनी होती है, उसने अपने बॉसेस को भी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी रिपोर्ट बैक करना होता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप काम ना करें और सिर्फ ताल्लुक की बुनियाद पर, मैं ऐसा नहीं समझता। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक हमारे सोशल वर्क की जो फील्ड है उसका ताल्लुक है और हमारी जो मेन स्ट्रीम NGOs हैं और जो अदरवाइज जो रूरल सपोर्ट में, रूरल एरियाज़ में भी काम कर रहे हैं या इवन अर्बन एरियाज़ में भी काम कर रहे हैं, प्रपोजल राइटिंग तो देखें जी वो तो इट्स एन आर्ट, वो कोई साइंस तो है नहीं, इट्स राइटिंग। आप एक प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं कि जनाब आप कम्युनिटी से बात करते हैं कि क्या किया जाए, कम्युनिटी आपको मशवरा देती है, अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए आप उसको हवा में तख्लीक कर रहे होते हैं, तो ये तो एक आर्ट है। अब जहाँ पे मसला आता है वो ये आता है कि हमारी जो सोशल वर्कर्स हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक डिसकनेक्ट में है डोनर्स की दुनिया को अगर देखा जाए। डोनर्स का ये होता है कि ये जो पैसा लेके आते हैं ये अल्टीमेटली टैक्स मनी होती है जो कि इनकी अवाम ने इनको दिया होता है, तो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बैक टू देयर अवाम एंड बैक टू देयर पार्लियामेंट कि हमने इस पैसे के साथ क्या किया। तो वो उसकी देखभाल के लिए अपने फॉर्मेट्स और अपने टेम्पलेट्स लेके आते हैं कि आप इस लैंग्वेज में, इस अंदाज में हमें प्रपोजल लिख के दें ताकि हमें समझने में आसानी हो। टेम्पलेट्स वो इसलिए लाते हैं कि अगर वो मुख्तलिफ प्रपोजल्स को मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो वो एक ही टेम्पलेट में। हमारे सोशल वर्कर को मैं समझता हूँ कि जो उनका प्रोग्राम का डिपार्टमेंट है या प्रोग्राम का बंदा है जो कि प्रपोजल राइटिंग में इन्वॉल्व है या उसमें जितने भी लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो जहाँ कहीं पे भी कोई कोर्स देखें, कोई ट्रेनिंग, तो फिर उस प्रपोजल राइटिंग में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत है। और ये हकीकत है कि प्रपोजल राइटिंग इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत और समझबूझ की ज़रूरत होती है। तो उसमें जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया जाए उसको सीखने के लिए, उसका उतना ही आपको जो है तो वो फिर फ़ायदा मिलता है। अच्छा सर, आपने सोशल वर्कर की बात की, डॉक्टर अख्तर हमीद खान तो बड़ा नाम है और आपके नाम पर ही NCRD है, नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, और हमारी आपस में जो इंटरेक्शन हुई वो भी उसी NCRD की वजह से हुई। क्या कहना चाहते हैं NCRD के बारे में? ये NCRD के बारे में तो मैं जितना कहूँ
शायद कम होगा। मेरा एनसीईआरटी के साथ रब्ता जो है 2015 या 14 के किसी आखिरी 2-3 महीनों में ही हुआ, और उसके बाद मैं वहाँ पे अभी 2 या 3 ट्रेनिंग्स करवा चुका हूँ। आने वाले वक्त में भी जब वो मदू करेंगे तो मैं ज़रूर अपनी खिदमत जो है तो उनके लिए सर अंजाम दूँगा। आई थिंक ये एक इतनी बड़ी खिदमत है, एक ये इतना बड़ा माइलस्टोन है कि हुकूमती सतह पे जिस वक्त हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो रूरल डेवलपमेंट जो है उसके वो असल चीज़ है, उसी की ज़रूरत है। हम जो एनजीओ की बात करते हैं, जो हम डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग की काम करने की बात करते हैं, उसकी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी जो रूरल पाकिस्तान को ज़रूरत है। वहाँ पे जाके मुझे ये पहला इत्तेफाक तो ये हुआ कि मुख्तलिफ रूरल एरिया से जितने एनजीओ वर्कर्स, जितने सोशल वर्कर्स आए, उनकी जो एनर्जी थी, उनका जो स्टेमिना था, और वो कितने ज़बरदस्त काम सर अंजाम दे रहे हैं, वो मुझे देखने का इत्तेफाक भी हुआ, उनके साथ मिक्सअप होने का भी इत्तेफाक हुआ। और मुझे इस चीज़ की समझ आई कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि प्रोविंशियल लेवल पे और फिर इवन यूनियन काउंसिल की सतह पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या क्या चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। तो ये खिदमत जो है कि इन सब लोगों को इकट्ठा करना एनसीईआरटी के प्लेटफॉर्म के नीचे, ये तो एक बहुत बड़ी खिदमत, तो मैं इसी को खाली समझता हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ लोग आके ट्रेनिंग नहीं लेते, वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बातों से सीखते भी हैं, एक्सपर्टीज को शेयर करते हैं, और उनको समझने का तो एक नेटवर्क्स भी बनते हैं, आपके अच्छी कोलिशंस और अच्छी जो कोलैबोरेशंस है वो भी फॉर्म हो सकते हैं। प्लस ये है कि उस प्लेटफॉर्म के अंदर आप एक दूसरे से सीख के जब वापस अपने अपने इलाकों में जाते हैं तो एक नया कलर आप लेके जा रहे होते हैं, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई बिलीव दैट इंस्टीट्यूट, दैट डिपार्टमेंट इज डूइंग ट्रेमेंडसली, और वो उसके अलावा किसी की बस की बात नहीं है। ये शेल्टर अखबार 2001 में हमने शुरू किया था जी, और अभी इसको हम नेशनल सतह पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इसको हमने वीकली कर दिया है। तो पहली बात तो ये है कि ये एनजीओ उसको आपस में जोड़ेगा, और वो लोग जो ऑलरेडी इंसानी हकूक़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं उनको इसमें शामिल करके हम छोटे सोशल वर्कर को जो किसी गांव में बैठा हुआ है और उसकी अप्रोच जो है वो यूसी लेवल तक पहुंचाने की, क्योंकि ना ही उसके पास ट्रैवलिंग के लिए एक्सपेंसेस हैं, ना ही उसके पास कोई और ऐसा है सिलसिला जिन कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके पास, ना ही उसके पास इंटरनेट है। तो हमें मिलकर उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, और इस बारे में कुछ जरा बताएं आपके, क्योंकि ये हम भी बिल्कुल एक ऐसे एरिया से तलक है हमारा शेल्टर का, जो बहुत छोटा एरिया था, यानी 96-97 में हमने पहला कंप्यूटर सेंटर खोला था, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे कंप्यूटर से सीखने वाले जो लड़के थे आज तकरीबन हज़ारों में और बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंच चुके हैं। तो आप क्या समझेंगे कि इस नेटवर्क में आप इंस्पायर पाकिस्तान या आप खुद इसमें क्या कहना चाहते हैं? मैं तो जनाब ये कहूँगा सबसे पहले कि जब आपने मुझे ये इसकी इशात दिखाई और ये जरीदा मैंने देखा, इसको मैंने पढ़ा, तो अल्टीमेटली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसकी रीज़न ये है जनाब वाला कि हम चाहे प्रिंट मीडिया को देख लें या ब्रॉडकास्ट मीडिया को देख लें, हम ज़्यादातर ऑब्वियसली वन कैन अंडरस्टैंड ज़्यादा ज़रूरत भी उसी की होती है पहुँचने में कि वो करंट अफेयर्स को और इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए रखता है, जिसमें जो सियासी सरगर्मियाँ हैं मुल्क की वो जो है तो वो डेफिनेटली प्राइम लाइट उन्हीं के ऊपर पड़ती है। लेकिन ऐसा जो मेन स्ट्रीम हमारा मीडिया है, प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट दोनों, उनकी नज़र इस किस्म की चीज़ों पे नहीं है। जो छोटे छोटे काम हो रहे हैं, बड़े बड़े काम भी हो रहे हैं। तो ये जरीदा आपका ये अखबार जो है ये तो एक बहुत बड़ी सर्विस मैं समझता हूँ देगा, इस सेंस में कि वो लोग जो अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी चीज़ों में काम कर रहे हैं वो उनको कम से कम आवाम के सामने लाया जाए, क्योंकि ये आजकल के इस केओटिक एटमॉस्फेयर में जिस वक्त हमेशा हम बुरी खबरें सुन रहे होते हैं, उसमें अच्छी खबरें सुनाने वाला अखबार ये आपका पहला अखबार होगा मेरे ख्याल से, जो मुकम्मल तौर पे जामे तरीके से अच्छी खबरें सुनाएगा। क्योंकि एक सर्वे है उसके रिजल्ट के मुताबिक कि अगर आप हर वक्त ये खबरें देखते रहें जो कि अल्टीमेटली बुरी खबरें तस्वर की जाती हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, आप डिप्रेशन में भी जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार होते हैं। तो आई थिंक उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये अखबार जो है बहुत पॉजिटिव किरदार अदा करेगा, और मेरी पूरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक इसकी इशात और इसका जो सर्कुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाए, ताकि लोगों को ये भी पता चले कि पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिव काम कौन लोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और सोशल वर्कर, जो छोटे सोशल वर्कर की आपने बात की, उसके ऊपर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि असल सोशल वर्कर है ही वो जो बगैर रिसोर्सेज के, बगैर पैसे के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी रिटर्न के किसी और के लिए काम कर रहा है। तो इन द रियल सेंस सोशल वर्कर तो वही है। अगर मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ और मैं सैलरी भी ले रहा हूँ और मैं बड़ी पोस्ट की तरफ भी देख रहा हूँ, तो मैं तो करियर अपना बना रहा हूँ, कोई शक नहीं है। लेकिन वो जिसको हम छोटा सोशल वर्कर आज कह रहे हैं, मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा सोशल वर्कर है, इसलिए कि वो बगैर किसी जिसे कहते हैं ना बेलोस खिदमत का जो कॉन्सेप्ट है वो उस आदमी के अंदर है, उसका तो दिल दुख रहा है कि यार यहाँ पे ये मसला है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो एक्चुअल काम तो वो कर रहा है।
और जहाँ तक मेरी एफर्ट्स का या इंस्पायर पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हम शेल्टर के साथ मिलकर कुछ अवेयरनेस की कैंपेन्स भी आने वाले वक्त में शुरू करें इंशाल्लाह अज़ीज़। जो ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमें लगता है कि हमें यूथ को ग्रूम करने की, समझाने की ज़रूरत है, उन एरियाज़ के ऊपर भी। प्लस ये है कि इस इशाअत का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मैं अपना कलम हाजिर करता हूँ जनाब आपके लिए बगैर किसी रिटर्न के। तो मुझे फ़ख्र होगा कि अगर इसमें छोटा सा एक स्पेस आप मुझे भी दें, तो इसके हवाले से भी होगा। और शेल्टर में हम जो इंस्पायर पाकिस्तान और शेल्टर इंटरनेशनल आने वाले वक्त में चाहूँगा कि हम कोलैबोरेट भी करें, कोई जॉइंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम करें, और हम कोई ऐसा फोरम भी क्रिएट करने में कामयाब हों जिसके अंदर हम लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन और लोगों को मिला के हम किसी तरफ अपने आप को गामजन कर सकें, चाहे तालीम की तरफ हो या चाहे ह्यूमन राइट्स के हवाले से, क्योंकि तालीम भी इट्स अ राइट, वो भी एक राइट का हिस्सा है। क्योंकि ह्यूमन राइट्स तो एक इतनी बड़ी छतरी है, इतनी बड़ी अम्ब्रेला है कि उसके नीचे काफ़ी सारी चीज़ें समझ आती हैं। अच्छा सर, एक चीज़ आखिरी सवाल आपसे करूँगा। आपने बात की कि एक जो सोशल वर्कर है, जो यानी बिल्कुल छोटी सतह पर बैठा हुआ है और फिर भी वो कुछ कर रहा है, तो ये अगर देखा जाए तो यानी बहुत बड़ा काम कर रहा है वो। लेकिन आपने किसी देखी होगी इंटरनेशनल अमेरिका में IRS है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है, UK में भी इस तरह ही है, आपके कनाडा में भी इस तरह ही है। वहाँ पर NGO को रजिस्टर होने से पहले टैक्स फ्री होना पड़ता है, ताकि आप NGO जो है वो अर्निंग कहाँ से करेगी, कैसे फंड जमा करेगी। जबकि हमारे मुल्क में टैक्स फ्री होने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसमें शेल्टर को बड़ा अर्सा लगा टैक्स फ्री होने में। तो अब इस जो इतना बड़ा जो गैप है एक सोशल वर्कर का रास्ता रोकने के लिए है, या उसको अवेयरनेस नहीं है, या ये इस बारे में आप क्या समझते हैं कि देखें बड़े बड़े डोनर सिस्टम हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, जो फंडिंग देना चाहते हैं, उनको पहली बात है उनको यकीन नहीं है कि ये फंड सही इस्तेमाल होगा, और दूसरी बात यह है कि जो सोशल वर्कर है वो डिजर्व ही नहीं कर रहा। जी हाँ, इसको देखिए मैं सिर्फ इतनी सी बात करूँगा कि डेफिनेटली यूरोप के अंदर आप टैक्स फ्री हो के और उसके बाद वो करते हैं, ये काम यहाँ पे भी किया जा सकता है कि आप जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो ये एक प्रिंसिपल बना लेंगे जी, जो भी NGO रजिस्ट्रेशन के लिए आएगी हमारे पास, हम उसका सबसे पहला काम जो है वो उसको टैक्स एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करना होगा। और पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी के ज़रिए और PCP के ज़रिए अभी तो एक आइडिया ऐसा है भी, और आई थिंक कि ऐसा होना भी चाहिए। टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट एक NGO की न सिर्फ ये कि वो एक टैक्स एग्जेम्पशन के हवाले से ज़रूरी है, बल्कि वो एक सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन भी है कि आप सही काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सोशल वर्कर का रास्ता रोकने वाला एलिमेंट तो मैं इसको नहीं कहूँगा कि जब तक वो ये सर्टिफिकेशन नहीं लेता, ठीक है, वो जितना कुछ कर रहा है और उसमें से जो ड्यू शेयर वो टैक्स के जुमरे में गवर्नमेंट को के पास जा रहा है वो उसी तरह जाता रहे। उसके पास कम से कम सर्वाइव करने के लिए इतना फ्यूल हो जाता है कि वो अपने आप को आगे चला सकता है। तो उस वक्त तक, जब तक कि वो इस सर्टिफिकेशन को हासिल नहीं कर लेता, और उसके बाद थोड़ी चीज़ें रिलैक्स नहीं हो जाती। और जहाँ तक एक सोशल वर्कर का अगर आप सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो वो तो अल्टीमेट है कि उस पर इनकम टैक्स है, जितनी उसकी इनकम होगी अगर वो उस ज़िम्मे में आएगा तो उसके हिसाब से वो इनकम टैक्स पे करेगा। तो उससे हटके अगर हम देखें तो फिर कुछ विथहोल्डिंग टैक्स और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं। अगर आप टैक्स फ्री हो जाते हैं, टैक्स सर्टिफिकेशन आपके पास आ जाती है, टैक्स एग्जेम्पशन आ जाती है, तो उसमें कुछ छूट, कुछ बरात हैं जो कि आपको मिल जाती है। पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली डोनर्स को छोड़ के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है कि पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनवायरनमेंट थोड़ी इस किस्म की हो चुकी है कि इस पे किसी पे ट्रस्ट करना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि कुछ ढोंगियाँ भी इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं जो कि गलत तरीके से फंडिंग या लोगों की कंट्रीब्यूशन लेके और उसको फिर उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। तो आई बिलीव कि हुकूमत इसको कर भी रही है, काफ़ी सख्ती भी आई हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि NGO की रजिस्ट्रेशन के हवाले से और फिर उसकी रिपोर्टिंग के हवाले से। तो वो चीज़ जितनी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, तो इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सिर्फ पैसे के मकसद के लिए बनाई गई हैं, ऑटोमेटिकली साइडलाइन होना शुरू हो जाएगी, और एक वक्त आएगा कि सिर्फ फ़ाल इदारे ही आपको सामने खड़े हुए नजर आएंगे। तो फिर वो जो ट्रस्ट का जो बैरोमीटर है वो थोड़ा दूसरी तरफ भी उसका पलड़ा भारी होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों का, लोग आएंगे। अब देखें जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, एक बहुत बड़ा नाम हमारे मुल्क के लिए, जिस पे पाकिस्तान को फ़ख्र है। मतलब हम तो बोलोगे हमें पाकिस्तान पे फ़ख्र है, लेकिन वो नाम ऐसे जिसको जिन पे पाकिस्तान को फ़ख्र है कि माशाल्लाह वो एक पाकिस्तानी है, और जिस तरीके से उनकी जो खिदमत रही वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। अब
ये वो चीज़ है कि ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं हो सकता या ट्रस्ट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर अब्दुल सत्तार ईदी साहब के लेवल की खिदमत सर अंजाम देनी होंगी। आज अगर मेरे पास अब्दुल सत्तार ईदी साहब के इदारे से कोई बंदा आता है कंट्रीब्यूशन के लिए, मैं आंख बंद करके दूंगा या नहीं दूंगा? मैं आंख बंद करके उस इदारे को देखूंगा, इसलिए कि मुझे पता है कि वो इदारा क्या है, उसकी साख, उसकी नाम क्या है। तो इस किस्म की साख जो है वो बनती ही बेलोस खिदमत के साथ है। जब वो खिदमत होगी और वो साख बनेगी तो अल्टीमेटली बाकी कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो भी ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, तो एक वो फिजा कायम हो जाएगी। अच्छा सर, हमारे यहाँ एक अफसोसनाक ये बात ये है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट या क्योंकि हमारी यानी ये है कि एक तो ये कि शख्सियात की हुकूमत है हमारे मुल्क में, कानून की हुक्मरानी कम है, शख्सियात की ज़्यादा है। नंबर 2 ये है कि हमारे मुल्क में तब्दीली ऊपर से नीचे आने का पोजीशन है, नीचे से तब्दीली ऊपर कम जाने के चांसेस, क्योंकि जो है अगर ऊपर की सतह पर आपको जो लीडर है वो कपड़े जो है वो पाकिस्तानी पहनता है, कहता जी नहीं ये कपड़े मैंने नहीं पहने, मैंने पाकिस्तानी कपड़े पहने, उसके जो फॉलोअर्स हैं उसको देख कर फौरन उस पर अमल करते हैं। और तीसरी बात जो है, शायद कभी सवाल लंबा हो जाएगा, लेकिन ये है कि तीसरी बात जो है वो ये है कि हमारा कंसेंसस जो है वो डेवलप नहीं होता। इसकी क्या वजह है? हमारे दरमियान इख्तिलाफात ज़्यादा होते हैं और इत्तेफाकात कम है, इत्तेफाक हम कम करते हैं, इख्तिलाफात ज़्यादा करते हैं। उसकी क्या वजह है कि भाई नेचर ऐसे हैं आप लोग? देखिए जी, पहली चीज़ ये तब्दीली की जहाँ तक बात है, ऊपर जी जो टॉप डाउन बॉटम अप नहीं है, टॉप डाउन है। दुनिया में जो तब्दीली आई है, चाहे वो किसी रेवोल्यूशन के थ्रू हो, चाहे वो किसी और मूवमेंट के थ्रू हो, चाहे वो बाय हैपेंस्टांस भी हुई हो, वो बॉटम अप ही मोस्टली हुई है। क्योंकि हाँ, और फिर एक जमहूरियत के अंदर जो आपके इलेक्टेड लीडर्स हैं, दे हैव टू लिसन टू द पीपल, और उनकी बातों को ऊपर लेके जाना पड़ता है और उनको वो करना पड़ता है। तो तब्दीली एक्चुअली जो आएगी भी वो बॉटम अप ही होगी, सस्टेनेबल होगी, या सस्टेनेबल तब्दीली होगी भी। जो बॉटम अप होगी वो अगर जोरी पे मुसलत की गई है या किसी बंदे की काविश है, उसकी थिंकिंग है, लेकिन वो अगर मासेस को अपने साथ नहीं लेके चलेगा तो अल्टीमेटली वो तब्दीली कुछ ही अरसे के लिए शायद होगी, उसके बाद नहीं रहेगी। तो एक्चुअल तब्दीली आएगी बॉटम अप, ये बात तो होगी नंबर 1, क्योंकि तब्दीली लाएगा एक आम आदमी। किसी टॉप पे बैठा हुआ जो बंदा है, चाहे वो कोई शख्सियत है या वो उसके पास कोई पोजीशन है, वो अकेला तब्दीली कभी भी नहीं ला सकता, या वो समझे कि मैं तब्दीली लाऊंगा और उसमें ऐसा होगा तो उसको फिर बहुत ज़्यादा अपोजिशन का सामना होगा, क्योंकि कुछ लोग उससे खुश होंगे, कुछ खफा होंगे, और वो फिर एक मसला बन जाएगा। तब्दीली आएगी नीचे से ऊपर। अब उसके लिए हमारा रोल क्या बनता है कि हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपनी यूथ को एम्पावर करना शुरू कर दें। हमारा पता है प्रॉब्लम क्या बनता है? हम यूथ को एम्पावर नहीं करते, हम यूथ को डिक्टेशन देने की कोशिश करते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ये तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनते, तुम इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो, तुम ये क्यों नहीं करना चाहते, वो क्यों नहीं। उसको हम इतना प्रोग्राम कर देते हैं कि वो हमारी दी हुई प्रोग्रामिंग को ही ठीक समझ रहा होता है। यूथ को एम्पावर हम उस सेंस में करेंगे, और वो एम्पावर इन द रियल सेंस होगा तब जब हम उसको अच्छे और बुरे की तमीज सिखा के फैसला उस पर छोड़ दें और उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना शुरू करें कि वो अपने को आपको किस तरीके से लेके आता है सामने। ऑफ कोर्स जो आपकी हिदायत हैं, जो आपकी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, वो अपनी जगह पे होंगे, उसी की आड़ में, उसी की रोशनी में, उसी के दायरे में रहते हुए उसको अपना फ्यूचर खुद बनाना है। उसको वो एम्पावरमेंट जब मिलेगी तो फिर वो तालीम की तरफ भी आएगा। और मैं समझता हूँ इलिटरेसी और तालीम का जो एक फुकदान है वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, ये जो चेंज होना या ना होने वाला एलिमेंट जो है। क्योंकि देखें, हम लोग ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाते हैं। एक साहब आए, उन्होंने एक नारा लगाया और उसके पीछे जो है तो 1 लाख बंदा खड़ा हो गया। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वो जो बंदे खड़े हो रहे हैं वो नॉर्मली अपनी सोच को इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो इधर उधर की देखा देखी वाला चक्कर ही होता है। तो एक हवा चलती है जिसके साथ सब लोग, वो बैंड वैगन थ्योरी वाली जो बात है। तो लोगों को जब तालीम मिलेगी तो वो उनको ये सोचने समझने और सलाहियत उनके अंदर आएगी कि जनाब अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हम में से कितने लोग होंगे, एक बड़ा ओपन क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ आपके इस फोरम के थ्रू, हम में से कितने लोग होंगे जिन्होंने पार्टी का पूरा मंशूर पढ़ने के बाद वोट देने का फैसला किया होगा? बहुत एक पार्टी का मैनिफेस्टो है क्या, वो किसी को पता ही नहीं कि जनाब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी हुकूमत आ रही हो, जिसको आप वोट देना चाह रहे हैं, हम लोग वोट या तो इस सेंस में देते कि जी मेरा दादा भी इस पार्टी के साथ था, मेरा बाप भी था, तो मैं भी इस पार्टी के साथ हूं। हमारी खानदानी पार्टी है। हाँ, मेरी एक थ्योरी है, एक बड़ी फजूल सी थ्योरी है कि जितनी तालीम कम होगी उतनी एक नेशन में जज्बातियत ज्यादा होगी। The lower the education, the higher the emotions. The higher the education, the lower the emotions and practical decision making. जो आपकी लॉजिक और रैशनल और रीजन आपको जो अल्लाह पाक ने दिया है वो उजागर ही तब होगा जब आपके पास तालीम ज़्यादा होगी। तालीम जितनी कम होगी आप जज्बाती फैसले करेंगे।
तालीम जितनी ज़्यादा होगी आप जज्बात को बालाए ताक रख के लॉजिक पे फैसला करेंगे, और लॉजिक पे फैसला ये है कि मैं जिस पार्टी को भी वोट करना चाहता हूँ उसका मंशूर क्या है, उसका प्लान क्या है, वो अगले 5 साल में क्या करना चाहती है, क्या ये मेरी ज़रूरत है भी कि नहीं। इस पे जब होगा तो फिर अल्टीमेटली चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और इसके अलावा जो एक और एलिमेंट था आपके सवाल का, वो मेरे जहन से निकल गया, लेकिन मैं ख्याल है इख्तलाफात और इत्तफाकात के हवाले से। देखिए जी, इख्तलाफ हमारे दरमियान ज़्यादा इसलिए होते हैं कि इख्तलाफ करना आसान है, इत्तफाक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक एलिमेंट ये भी है कि आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि नॉलेज कम हो गई है। पहले किताबें हुआ करती थी, महज किताबें, और उसके पढ़ने लिखने का जो रुझान था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो उससे मिलती थी नॉलेज। आज नॉलेज हम नहीं लेते, हम इंटरनेट पे जाके और ये मल्टीमीडिया को यूज़ करके हम सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो जब मेरे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी और नॉलेज कम होगी तो फिर मुख्तलिफ थीरीज हमारे अंदर जन्म लेती है। तो जिस वक्त एक बात पे जब बहस की जाएगी तो उसके मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर इख्तिलाफ तो आएगा ही आएगा। इत्तेफाक इसलिए नहीं होगा कि हम वो नॉलेज वाला एलिमेंट तो ना बात करने वाले के पास होगा ना सुनने वाले के पास होगा। जब हम उस नॉलेज को पकड़ेंगे और वो इस तरह से पकड़ेंगे कि जिस तरह इकबाल चाहता था कि हम अपनी इमेजिनेशन को ऑब्जर्वेशन में बदल के और उस ऑब्जर्वेशन से एक्सपीरियंस हासिल करके नॉलेज हासिल करें किसी एक डिसिप्लिन में, फिर हम आगे बढ़ें, तो फिर वो बात थोड़ी उसमें दम भी ज़्यादा होगा। और फिर आजकल का जो दौर आपको पता है कि मीडिया का दौर है, और एक बंदा कोई भी बात करता है उसके हक में बोलने वाले भी होते हैं, उसके खिलाफ बोलने वाले भी होते हैं। अगर उसकी बात में दम है और वो लॉजिक और रीज़न और रैशनल के साथ अगले के दिल में उतर सकती है तो उससे इत्तेफाक करने वाले लोग भी पैदा हो जाएंगे। लेकिन अगर वो बात महज बराए बात की जा रही है, तनकीद बराए तनकीद की जा रही है, या इस्लाह बराए इस्लाह की जा रही है विदाउट एनी सस्टेनेबल एलिमेंट इन इट, तो फिर अल्टीमेटली उस बात में असर नहीं रहता, और जिस बात में असर नहीं रहता उसके साथ इख्तलाफात ज़्यादा होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि बहैसियत कौम हमारे अंदर कोई फॉल्ट है इस किस्म का, बल्कि इख्तलाफ तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ये तो हमें भी पता है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और इसमें मीडिया का बड़ा रोल है। एग्जैक्टली। और फिर क्रिटिसिज्म भी तनकीद बराए तनकीद वाला नहीं, क्रिटिक जिसे हम कहते हैं, तनकीद बराए इस्लाह। हम तनकीद बराए तनकीद में फंसे हुए हैं। हमने जिस दिन तनकीद बराए तनकीद को छोड़ के तनकीद बराए इस्लाह यानी क्रिटिसिज्म को छोड़ के क्रिटिक की तरफ चले गए, तो आप देखिएगा कि कितना पॉजिटिव चेंज आता है इस माशरे में। अच्छा सर, देखें कि ख़वातीन हमारे मुल्क का 52% हैं, और बाज़ जो कैलकुलेशन है वो तो इससे ज़्यादा बताती हैं, बाज़ स्टैटिस्टिक्स में 54 है। ख़वातीन को पढ़ाने के लिए, एक लड़की को पढ़ाने के लिए हम भेज तो रहे हैं, यूनिवर्सिटी तक उसको भेज रहे हैं, लेकिन जब वो जॉब करने निकलती है हम कहते हैं मेन बात तुम जॉब नहीं कर सकती हो। क्या कहना चाहते हैं आप कि देखें ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए क्या किया जाए? इसमें देखिए जी, दो चीज़ें बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा एक बहुत बड़ी बहस है हमारे माशरे में इस चीज़ के ऊपर। तालीम हक है उसका, उसको हासिल करनी चाहिए, चाहे वो लड़का या लड़की है, हम चाहते भी हैं। जॉब करने जिस वक्त वो निकलती है तो इसमें चूँकि हम बहैसियत पाकिस्तानी, हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी भी है, हम एक कंजर्वेटिव सोसाइटी भी है, और हम एक इंतहाई मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भी है। हम में से जो लोग उसको जॉब नहीं करने देना चाहते, उनके जहनों में वो ऑफिस का कल्चर और माहौल होता है, वो खुद उसमें उसका एक पार्ट होते हैं, और वो मैनिपुलेशन भी देखते हैं ख़वातीन के साथ, वो उनके साथ ज़्यादती भी देखते हैं और इस किस्म की चीज़ें। तो वो नहीं चाहते कि उनकी खातून, चाहे बेटी है, बहन है, जो भी है, वो जाके उसी माशरे का या उसी कल्चर का हिस्सा बने। तो एक तरफ तो मैं समझता हूँ कि जो ऐसे कवानीन हैं जो कि ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए हैं, विद इन दी ऑफिस भी हैं, हरासमेंट को ख़त्म करने वाले हैं, उनको पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा बनाकर और इदारों के अंदर इस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि उसकी बाकायदा देखभाल हो, और उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले इदारे का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए इमीडिएटली। ये काम जब तक नहीं होगा तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलता रहेगा। ये काम जब होगा तो उसके बाद हर इदारे की जांच पड़ताल इस तरीके से जब की जाएगी तो होपफुली वो इदारा थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। मुझसे एक साहब ने एक मरतबा सवाल किया, बड़ा इंटरेस्टिंग। उसने कहा कि जनाब, मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ाऊँगा, बच्चियाँ पढ़ाई करती हैं तो वो फिर बेबाक हो जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के उनके रुझानात बदल जाते हैं और ऐसे और वैसे। अच्छा, ये बात हो गई। हमने कहा जी आपकी राय है, जैसा आप कहें, किसी की राय पे तो कोई रोक टोक नहीं। कुछ टाइम के बाद उसी मीटिंग के दौरान उन साहब ने कहा कि हमारे इलाके में गायनकोलॉजिस्ट्स का बहुत बड़ा फुकदान है, इशू है, और हमारी जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उन्हें हमें बड़ा दूर अस्पताल लेके जाना पड़ता है, और ऐसा है और वैसा है। तो उस वक्त मैंने उन साहब को कहा कि आपने अपने उस 2 घंटे पहले के सवाल का मुझे जवाब दे दिया। वो कहने लगे क्या मतलब?
मैंने कहा जब आप अपनी बेटी और बहन को पढ़ाओगे नहीं तो आपके गांव में फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट कहाँ से आएंगे? अगर आप अपनी बहन और बेटी को पढ़ाओ और उसको अपने ही इलाके में डॉक्टर बना के बिठा दो या अपने ही इलाके की खिदमत पे मरकूज कर दो तो वो अपने हिस्से के पैसे भी कमाती रहेगी और वो साथ अपनी सोसाइटी अपने कम्युनिटी की खिदमत भी करती रहेगी। तो ये हिम्मत हमें करनी होगी। देखो जी, जहाँ पे इस्लाम की बात आती है और वो चीज़ है, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि इस्लामी हिजाब कह लें या इस्लामी तकद्दुन कह लें, उसके अंदर रहते हुए भी एक खातून बहुत मॉडर्न तरीके से इस दुनिया का सामना कर सकती है। तो हम खातून के जॉब करने को या खातून के फील्ड में जाने को लिबरलिज्म से क्यों अचानक एसोसिएट कर देते हैं? वो अपनी तहजीब और तमद्दन और अखलाकियात के दायरे में रहते हुए, और मर्द भी, सिर्फ औरत नहीं, मर्द को भी चाहिए कि वो भी अपनी तहजीब और तमद्दन और अखलाक के दायरे में रहते हुए काम करे। तो औरतें और मर्द जो है वो, जो कि कायद-ए-आज़म की ड्रीम थी कि जब तक पाकिस्तान की औरतें जो है वो पाकिस्तान के मर्दों के शाना निशाना काम नहीं करेंगी ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। तो वो तो इस मुल्क के बानी का ख्वाब है। तो उसमें हाँ, तहजीब, वैल्यूज और इज्जत, वकार, ये चीज़ें अगर रहेंगी साथ साथ तो कोई भी इशू नहीं रहेगा और मर्द और ख़वातीन खुल के अपना काम जो भी पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहे हैं, अपने बहन भाइयों के लिए खिदमत कर रहे हैं, वो खिदमत वो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुआशरती एतबार से अगर मैं इसको देखूँ तो ख़वातीन को थोड़ा सा काम करने के लिए और एक इज्जत वाले एनवायरनमेंट में काम करने के लिए मर्दों को भी जो है तो उनको जगह देनी होगी और उनको थोड़ा सा इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर जो है तो आगे चलना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेशनली वो स्टेट लेवल पर भी आप देखेंगे यूएन ने सीडा बनाया। सीडा उन्होंने इसलिए काम किया, वो एक ऐसे ट्रीटी है जो पार्टिकुलरली ख़वातीन के हकूक़ को इंश्योर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी इंटरनेशनली यानी ख़वातीन के इशूज़ ऐसे थे कि जिनको अलग से एड्रेस करना पड़ा। क्या है उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हो रहा? हमारे मुल्क में उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? क्या हमने इसके सहन चुकी हो गए इसके ऊपर, अमल क्यों नहीं हो रहा? एक्चुअली जी हमारा थोड़ा सा चक्कर ये है कि कुछ चीज़ों में जहाँ पे हमें सरकारी पहिया थोड़ा तेज़ घुमाना चाहिए वहाँ पे उतना तेज़ घूम नहीं पाता। उसकी अपने कुछ रीजंस भी हैं, वो भी इंसान समझ सकता है। लेकिन जहाँ पे अवाम का एक मसला है और उसको आप हल कर रहे हैं तो फिर तो आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ जिद्दत लानी पड़ती है। सीडो हमने रेटिफाई भी कर लिया, साइन भी कर लिया, हमारे पास वेल प्रोटेक्शन बिल भी है, अपनी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में भी आज औरतों की प्रोटेक्शन की चीज़ है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। नंबर वन तो ये है कि लेजिस्लेशन अगर आपके पास नहीं है डोमेस्टिक सतह पे तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जो इंटरनेशनल कानून को साइन करती है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं हो जाता हमारे अंदर। हमने उसकी रोशनी में अपना कानून लेकर लोकल लेजिस्लेशन करनी पड़ती। तो एक तो वो प्रोसेस काफ़ी टीडियस है, उस पर बहस भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन स्टिल इतना भी लंबा प्रोसेस नहीं है कि उसमें 8-8 साल लग जाए या 5-5 साल लग जाए। वो कानून साजी होनी चाहिए। एक तरफ तो ये एलिमेंट है कि वहाँ पे थोड़ी हमें जिद्दत लानी होगी, और ये जिद्दत कब आएगी? मेरी नज़र में इसका सिर्फ एक ही जवाब है, पॉलिटिकल विल। हमारे जो सियासतदान हैं मेन स्ट्रीम बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विल जो है वो बहुत कम है हमारे लोगों के पास। अगर आपके पास पॉलिटिकल विल है, कुछ करने की ठान लिया आपने, तो फिर कुदरत भी आपको हेल्प करती है, फिर आपका वो काम हो जाता है, आप काम कर लेते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल विल नहीं है और पहिया चलाने वाला एलिमेंट है और सिर्फ वक्त गुजारने के लिए आप चीज़ों को देख रहे हैं, तो फिर तो अल्टीमेटली आप नहीं कर सकते। और दूसरे ये तो हो गया लेजिस्लेशन के हवाले से अगर हम बात करें, और जहाँ पे लेजिस्लेशन मौजूद है भी, जिस तरह प्रोटेक्शन बिल आपने बना भी, सीडो पे आपने साइन कर दिया, सारी चीज़ें उसके फेवर में होगी, और सेक्सुअल हरासमेंट और हरासमेंट एट द वर्क प्लेस के खिलाफ भी कुछ कवानीन है जो कि इस पर मौजूद है, और अभी तो वो असेंबली में पास भी हो गया है, अभी उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दे दिया जाए। इम्प्लीमेंटेशन एक ऐसा एरिया है जिसमें हम बहैसियत कौम में समझते हो बहुत पीछे रह गए। हम बातें भी बहुत कर लेते हैं, हम चीज़ को आगे लेके चलना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन हम नीचे खड़े होकर ऊपर देखते रह जाते हैं। क्या मैं ऊपर जाऊंगा कैसे? हम ऊपर जाएंगे वैसे जब हम एक स्टेप लेंगे और फिर 2 स्टेप लेंगे और फिर 3 स्टेप लेंगे, हम खुद बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसको पहाड़ समझ के हम उसके ऊपर चढ़ने ही मुनासिब नहीं समझते। तो इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन होती है सिर्फ जनाबे वाला कन्विक्शन के साथ। जब मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हाँ यार ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरे लिए ठीक है,
अब अगर ह्यूमन प्रोटेक्शन बिल मौजूद है और हरासमेंट के लॉज मौजूद हैं और जितने इदारे हैं उनको पता है, तो वो खुद से इसको अपने इदारों में इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि वो हुकूमती इदारों का वेट करें कि वो आए और उस चीज़ को लागू करवाएं। हम तो वही बात, अगर पोलिटिकल विल होगी और अगर डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगी और कन्विक्शन होगी, तो ये चीज़ें हम खुद इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके ख्याल में हमारे मसाइल का जो आखिरी हल है वो इस्लाम है या ब्रिटिश लॉ है या कोई फॉरेन लॉ को हम यहाँ पर नाफज करें, या मौजूदा जो हमारा कानून बना हुआ है 73 का उसी पर तरीके से अमल हो जाए तो हमारे यहाँ यानी इंसानियत को जो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, या इस्लामी धर्म एज सच किसी नए फॉर्म में हमें नाफज करना होगा? आखिरी सवाल आपसे यही है। देखिए जी, मेरे अगर दिल से पूछें तो जो इस्लामिक लॉ है उससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं, वो तो हमारे नबी ने भी दिया, कुरान के अंदर भी मौजूद है, और उसकी तमाम लवाजमात जो है और जिस तरीके से है, और फिर खुलफाए राशिदीन की दौर हुकूमत को भी देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे भी मौजूद है। अल्टीमेट डिज़ाइन तो वही है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन आज के दौर में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। अफगानिस्तान के अंदर जिस वक्त तालिबान की हुकूमत आई, उन्होंने एक कोशिश की थी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला कि जोर ज़बरदस्ती की सज़ाएं और फिर हुकूक की पामाली और फिर मुख्तलिफ किस्म के ऐसे अनासर उसके अंदर आ गए थे कि वो चीज़ पामाल होके ख़त्म होके रह गई। तो अगर आप अमन तो कायम किया, हाँ अमन तो कायम किया, लेकिन वो वक्ती तौर पे किया। अमन तो कायम हो गया था, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन वो वक्ती तौर पे था। उसके अंदर जो मुनसिफ हैं, जो लोग भी ऐसे पोजीशन होल्डर्स हैं जो कि मुनसिफ हैं, उनकी जॉब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कि वो बहुत सही तरीके से सोच समझ के फैसला करें। तो पाकिस्तान के लिए मेरी नज़र में जो हमारा 73 का आईन है और उसके हिसाब से जो ये जमहूरी हुकूमत है, दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वी हैव राइट नाउ, प्रोवाइडेड दैट कि इसी के अंदर, क्योंकि हमारे 73 के आईन में इस्लामी दफात भी हैं और इस्लामिक जो आइडियोलॉजी काउंसिल है या जो अदरवाइज हमारे पास चीज़ें हैं, वो हमारे जितने कानून बनते हैं उनमें उसकी एसेंस भी शामिल होती है। तो हम इनके बीच में खड़े होकर इस्लामी जो हमारी तालीमात हैं उनको छोड़े बगैर भी आगे बढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उसी तरह हो रहा है। अब करने की ये ज़रूरत है कि बजाय इसके कि हम इस सिस्टम को चेंज करने की बात करें, जो कि मेरे ख्याल से आजकल के दौर में मोर देन इम्पॉसिबल होगा उससे, क्योंकि देखिए अभी जो कुछ भी है जैसा भी है, इस 73 के आईन ने इस मुल्क को पकड़ा हुआ है। अगर आप इसको डिसमेंटल करेंगे और कोई नया फॉर्मूला, कोई नया एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, तो फिर ये चारों सूबों का क्या होगा, लोग जुड़े रहेंगे नहीं जुड़े रहेंगे, एक की बात मानी जाएगी, एक की बात रद्द हो रही होगी, तो खुदा न करे वो केओस क्रिएट करने वाली सिचुएशन मुझे नजर आती है। तो बेहतर ये है कि जो निज़ाम चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, उसको हाँ इसमें बेहतरी लाना, इसमें खूबसूरती लाना, जो पॉलिटिशियन है उसकी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द सिटीजन, उसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि हमारा जो पॉलिटिशियन है वो सिटीजन्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करे और वो खुद को समझे कि मैं आवाम के ऊपर रिस्पॉन्सिबल भी हूँ, उसको जवाबदेह भी हूँ और उसके आगे अकाउंटेबल भी हूँ। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए भी ठीक की जा सकती। तो एक चीज़ ये है कि अगर एक यानी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाती है तो अपोजिशन को चाहिए कि वो 5 साल उसको बर्दाश्त करे, exactly. उसको काम करने दे, exactly. उसकी जो गलतियां हैं उनको इंश्योर उनको उजागर करे, exactly. लेकिन ये है उसको फौरन फारग करने की कोशिश ना करे। नहीं, ये भी हमारा इशू है। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी। अब मैंने इलेक्शन में कैंपेन किया, मैंने बहुत कोशिश की, मेरी पार्टी ने मेरे साथ दिया, हम सब ने मिल के हम इलेक्शन हार गए। हम अपोजिशन दूसरी बड़ी जमात थे, हम अपोजिशन की बेंचेस पे बैठ गए। पॉलिटिक्स के अंदर वो सही प्रैक्टिकल एक पावर प्रोड्यूसिंग अपोजिशन हो जो कि हुकूमत की किसी भी ऐसे फैसले को चैलेंज करे जो उसको लगे कि जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके हक में ये फैसला नहीं जा रहा, फिर तो ठीक है। और जहाँ तक बर्दाश्त की बात है तो देखिए, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे हम अवाम हो, हमने टॉलरेंस छोड़ दी है। आज आप मेरे मतलब के खिलाफ कोई बात करें तो आपकी बात आपके मुंह में होगी और मैं चढ़ दौड़ूंगा आपके ऊपर। एक टाइम था इस मुल्क में, अगर 70 की दहाई और 60 की दहाई को देखा जाए, इवन 80 की दहाई को देखा जाए, तो चीज़ें थोड़ी रिलैक्स थी, दिलों में मोहब्बत थी, बड़ों की इज्जत और वो सारे अभी भी है, मैं नहीं कहता खत्म हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी या तब्दीली आ रही है, एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। तो बजाय इसके कि हम उसको पकड़े और देखें, इस्लाम का एक सुनहरा असूल मयाना रवी और एतदाल है। अगर हम एतदाल और मयाना रवी को पकड़े रखेंगे तो हमारे अंदर टॉलरेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आज सड़क पे गाड़ी चलाते हुए आप लोगों को देखें, अचानक हम तो गाली गलौज से भी परहेज नहीं करते, अब अगले ने भी गलती से गलत काम किया होगा उसको बर्दाश्त जो है वो तो वैसे भी ये ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो बर्दाश्त और टॉलरेंस हमारे अंदर बहैसियत माशरा आनी चाहिए, उसकी ज़रूरत है कि हम अचानक दूसरे पे ना चढ़ दौड़ें, उसकी पूरी बात सुने, तवज्जो से सुने और उसके बाद हम अपनी अपनी बात अगले को करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और सियासी जमातों के हवाले से भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी है उसको चाहिए कि वो एक कन्विक्शन के साथ पाकिस्तान की बका, सलामती और आवाम की बहबूद के लिए कोशिश करें। और जो अपोजिशन पार्टी है उसको नेक्स्ट इलेक्शन का वेट करना चाहिए, जो पार्टी नहीं कामयाब होती, क्योंकि इस प्रोसेस की खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ इसके चलने में है। देखिए जो यूरोप हमें नजर आता है वो 10 दिन में नहीं बना। अमेरिका जो हमें नजर आता है वो अगर 1776 में अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आया था और आज भी बिना अमेंडमेंट के वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आज भी अमेरिका में लागू हो रहा है 1776 से लेकर 2015 तक। तो उन्होंने बहुत बड़ा सफर किया कि यूरोप जिस वक्त डायनेस्टीज के अंदर था, इसके अंदर 30 इयर्स वॉर भी हुआ, 20 इयर्स वॉर भी हुआ, ये लड़ते झगड़ते रहे, खूरेजी हुई, लेकिन अल्टीमेटली वो इसी अंजाम पे पहुंचे कि जनाब इससे कुछ हासिल नहीं होगा और हमें मिलके अगर चलना है तो हमें टॉलरेंस के साथ आगे चलना होगा। फिर डेमोक्रेसी की जहाँ तक बात है तो उसके अंदर भी आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, दूसरे की गलत बात भी सुननी पड़ती है, उसको बर्दाश्त भी करना और अपने फैसलों को लॉजिक पे लेके चले जाए। सेंटिमेंट को पॉलिटिक्स से एज सुन एज पॉसिबल खत्म होना होगा। अगर हम चाहते हैं, आज ये मैं बहुत बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में तरक्की करे और आगे जाए तो हमें अपनी सियासत में से, अपने अदरवाइज प्रैक्टिकल कामों में से जज्बातियात या आपकी जो इमोशंस हैं, जो सेंटिमेंटलिज्म है, इसको साइड पे रखना होगा और प्रैक्टिकली रैशनल लॉजिक और रीजन को सामने लाना होगा। उस पर फैसले होंगे, उस पर चीज़ें चलेंगी तो बेहतर है। अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो नारों के ऊपर और जज्बात के ऊपर और लोगों के सेंटिमेंट्स को उजागर करने के ऊपर ही वोट लेते रहेंगे तो फिर तो ये इसी तरह रहेगा। एजुकेशन इज द की। आवाम को मिलनी चाहिए एजुकेशन। पाकिस्तान को वॉर फुटिंग पे एजुकेशन पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आपकी आवाम है जिस वक्त ये एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो जज्बातियात खुद ही छोड़ देंगे, वो सेंटिमेंटलिज्म से हट जाएंगे। वो फिर जो वोट, वो फिर जब वोट मांगने वाला आएगा वो उससे सवाल करना शुरू कर देंगे कि भाई लास्ट जब आपकी गवर्नमेंट आई थी आपने हमारे लिए क्या किया, आई एम सॉरी जी आपके मुकाबले में तो उसने ज्यादा काम किया, हम उसे वोट देंगे, बजाय इसके कि वो जज्बात के ऊपर आप वोट मांगे। फिर जब आपको परफॉर्मेंस पे वोट मांगना पड़ेगा तो यही सिस्टम आपका खूबसूरत होना चाहिए। इस हवाले से हम मीडिया को सामने करेंगे कि कुछ ना कुछ अवेयरनेस ऐसी आ गई है कि जो चीज़ आप उनको डोर टू डोर जाकर कर सकते थे अब आपको घर बैठे मिल रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब से, हमने डिटेल जो है इस बारे में गुफ्तगू की, नेशनल सतह पर भी और लोकल सतह पर भी, और मैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो गुफ्तगू हमारे नाज़रीन को पसंद आएगी। और हमारी ये कोशिश है कि ऐसे ही इंटेलेक्चुअल्स को, जो ट्रेनर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो एक ऐसा स्टांस रखते हैं जिससे हमारे मुल्क में तब्दीली आ सकती है, और आने वाले सोशल वर्कर्स को एड्रेस किया जाएगा और हम लोग मिलजुल कर जब कोई काम करेंगे, मिल बैठेंगे तो हमारे बहुत सारे मिसाल हल हो सकेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।